जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सारे? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल देखा था मतलब कि 93 तक मैंने आपको करा जाता, मतलब कि इसमें आर्टिकल्स वगैरह में 93 समझा जाता, मैंने आपको लोकसभा के बारे में था। आज 93 से लेके 96 तक देखेंगे और जॉइंट सेशन के बारे में बताऊंगा आपको, जो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बुलाया जाता है। तो कल की वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने बोला भी था आपको किसी को कोई मतलब कि मतलब दिक्कत हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई कमेंट आया नहीं है क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं पूरा टाइम चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अचीवमेंट वाली बात है हमारे लिए। और कल बहुत ज़्यादा चैनल पर प्यार देखने को मिला आप सब लोगों का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दिल से। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। 93 से लेकर 96 तक बेसिकली जो आर्टिकल है इसमें भी लोकसभा के बारे में बात करी गई है। सॉरी, ये 96 है, 63 लिख गया गलती से। 96 तक जो बात हुई है इसमें भी लोकसभा के बारे में बात है। देखो भाई, अब एक एक आर्टिकल को ऐसे बताना मतलब ठीक नहीं है क्योंकि सब में बात एक ही करी गई है लोकसभा में, तो उस तरीके से आपको समझा दूंगा। और अगर आपको मतलब एक एक आर्टिकल की बिल्कुल वो चाहिए डिटेल ही, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड से बात करेंगे, ज़्यादा पूछा जाता तो हम प्रीवियस PYQ भी स्टडी करें हैं तो उसके हिसाब से भी आपको पढ़ाना है। पता चला हमने पढ़ा दिया और एक भी क्वेश्चन वहाँ पे आपका मतलब ग्रैब में फंस ना पाए, तो चीज़ों को देखना है, उसी तरीके से पढ़ाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 93 96 सबसे पहले आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट बना दी थी हमने, संसद, पार्लियामेंट, ठीक है भाई। ये आपका लोकसभा, ये राज्यसभा। सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए लोकसभा के अंदर। यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है ये मैं आपको बताऊं अभी। 545 टोटल सीट है, 245 यहाँ पर है, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखना, इसमें जितने भी अध्यक्ष, चेयरपर्सन, चेयरमैन इसलिए नहीं बोलते कि महिला को भी अब जगह मिलने लगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, यहाँ पे सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उपसभापति, ठीक है भाई। अब जो आपको पता है प्रोटीन जो वो है स्पीकर, उनको जो ओथ दिलवाई जाती है लोकसभा में, ध्यान रखना, प्रधान जो आपके प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक ही को ही ओथ दिलाते हैं, वो है आपके प्रोटेम स्पीकर। इनका मैंने बताया था कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जो मतलब सांसद 25-30 सालों से लगातार मतलब कि वो सत्ता में हो, उसको काफी ज्यादा नॉलेज है, तो बुलाकर पूछते हैं हाँ भाई आपको मतलब सबकी चीज हैंडल कर लो। हाँ जी हम तो कर ही लेंगे, पिछले 30-35 साल से हैं, कम से भी कम इतना तो अनुभव हो ही चुका है। तो काफी ज्यादा वरिष्ठ को बिठाया जाता है जो सब चीज जानता हो एकदम तिगड़म, मतलब कि घोटाले वगैरह बढ़िया मतलब एक्सपर्ट मान जा हुआ खिलाड़ी रहता है, जो उसे प्रोटेम स्पीकर करते हैं, बना दिया जाता है। और यह नियुक्ति जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं आपके, तो ध्यान रखना प्रोटेम लोकसभा के इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही करते हैं और ये प्रेसिडेंट, तो प्रोटेम स्पीकर जो करता है बाकी व्यक्ति को ये नियुक्त करता है, अदर मेंबर्स को ये नियुक्त करता है संसद में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब जो अध्यक्ष हैं यहां बताता हूं मैं आपको, ऐसे रहता है ये लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है भाई। ध्यान करना यहां पर अध्यक्ष, यहां पर उपाध्यक्ष, तो यहां पर मेंबर्स बिठाए जाते हैं। ऐसे ही यहां पर रहते हैं सभापति, ये उपसभापति बैठते हैं। जो भी निर्वाचन जो भी कुछ होता है लोकसभा के अंदर वो आपके अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के अंदर आपके वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट, ये जो सभापति यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं ये जो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, वाइस चेयरमैन सॉरी उप सभापति को। ये लोकसभा की बात चल रही है। और जो उप सभापति होता है यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होता है, वो अपना जो रेजिग्नेशन देगा चेयरमैन को, चेयरपर्सन को देगा। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आती है, दोनों मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर ही। राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, मतलब कि एग्जाम में अगर आता है तो आप पक्का उसे वहीं पर ही निस्तो नाबूद कर दोगे। चेयरपर्सन जो रेजिग्नेशन देगा, रिजाइन रिजाइन देगा, वो किसको देगा? वाइस चेयरमैन को, वाइस चेयरपर्सन को देगा, ठीक है। और वाइस चेयरपर्सन चेयरपर्सन को देगा। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है, ये तो लोकसभा के लिए हो गया, लेकिन जो राज्यसभा में उपसभापति, यहां पर जो उप
सभापति होते हैं वो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन आपके बताना मैंने आपको पढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन देते हैं वो देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, ये देते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को रिजाइन। ठीक है, और इनको जो ओथ दिलवाते हैं वो प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ओथ प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं इनको ओथ। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है उन वो ओथ नहीं लेते, मतलब कि उनको ये देंगे लेकिन ये इनको नहीं देते, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति ये जो ओथ लेकर आते हैं इनको जो वो करते हैं, मतलब कि अपॉइंट करते हैं, इनको प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है भाई, जो भी लोकसभा में काम होगा वो अध्यक्ष करेंगे, यानी चेयरपर्सन, उसके नीचे उपाध्यक्ष, मंत्री, ये सब। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर सांसद को बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपके, मैं ये बताता हूं। सांसद को अगर विदेश जाना है तो इनको परमिशन लेनी पड़ती है मेंबर, अध्यक्ष से, चेयरपर्सन से लेनी पड़ेगी। ठीक है, यह है लोकसभा में। लेकिन अगर मंत्री लोग जाते हैं विदेश में, विदेश विजिट करेंगे, फॉरेन जाएंगे, तो इनको जो परमिशन लेनी पड़ती है वो प्रेसिडेंट साहब से लेनी पड़ती है कि हम जा रहे हैं। अगर 60 दिन तक यहां पर मेंबर लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हुए तो अध्यक्ष उनको 14 दिन पहले एक रिमाइंडर देगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको हटा देगा। मतलब टर्मिनेशन, कल मैंने आपको टर्मिनेशन सारे बता ही दिए थे। और मैं आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर कोई मेंबर लोकसभा और राज्यसभा का है तो उसे एक पद त्यागना पड़ेगा, यहां का भी है यहां का भी है, तो उसे एक पद त्यागना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इन दोनों में से एक भी पद नहीं त्यागता है तो जो करंट में इलेक्शन, जिस इलेक्शन से वो चुनकर आया है, तो उसको उसी हिसाब से पद दे दिया जाएगा, लेकिन उसका जो दूसरा वो होगा वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात के बारे में। और इसमें आगे हम बात कर रहे हैं 93 से लेकर 96 तक यही सब था, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, जो बेसिकली जो पावर होती है अध्यक्ष के पास होती है, रेजिग्नेशन, ये सब टर्मिनेशन अध्यक्ष कर देता है, ये सब ध्यान रखना आप। अब तो इसके बाद 96 से लेके मतलब कि जो आपका ये आता है 99 तक, ये सब इसमें लोकसभा की बात है। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं उसमें टेलीग्राम में 1 से लेके जितने भी आर्टिकल हैं 370 तक पूरी आर्टिकल्स की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप डिटेल में गो थ्रू हो सकते हैं उस पीडीएफ के थ्रू। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 100। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल नंबर 100 क्या है? आर्टिकल नंबर 100 है कि मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 100 है क्वारम। अब क्वारम क्या है, आपने देखा होगा जब आप कभी 5th क्लास में होंगे तो आप एक स्कूल, मतलब किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां पर बारिश वगैरह हो गई तो आप अपील करते होंगे कि चलो आज छुट्टी कर देते हैं स्कूल की। तो ऐसा सेम यही प्रावधान, मतलब प्रोविजन जो है इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट पार्लियामेंट या हाउसेस। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एक सेकंड सुन लेना ध्यान से। इतनी डिटेल में एनडीए के लिए शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मुश्किल से पढ़ाया होगा किसी ने। एक एक चीज ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं ड्रॉ करके तमीज से एकदम। लोकसभा भाई, राज्यसभा, टोटल 545, 245। अब मिनिमम जो है, जो मिनिमम अध्यक्ष हैं, यहां पर अध्यक्ष बैठते हैं, यहां पर उपाध्यक्ष, ये सारे आपके बाकी मेंबर्स बैठते हैं, जो कि 543 मेंबर यहां बैठते हैं। 2 तो ये हो गए, ये आपके अध्यक्ष हो गए, ये उपाध्यक्ष हो गए, यहाँ मंत्री वगैरह बैठते हैं। ऐसे यहाँ पर सभापति, उपसभापति, यहाँ पर 243 मेंबर यहाँ पे बैठते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि आप मान लीजिए, जब मैं एक अपने यहीं पर ही है पास में स्कूल है, वहां पर पढ़ता था, तो जब कभी मैं 4th क्लास में था तो वहां पर जब बारिश वगैरह आती थी, मतलब मानसून का टाइम रहता था, तो वहां पर एक जैसे कह देते हैं प्रिंसिपल के नीचे एक होलसोल होता है। प्रिंसिपल के नीचे स्कूल में एक होलसोल होता है जो पूरा देखता है, जिसको बोल देते हैं
मतलब कि ऐसे कह सकते हैं हेड मिनिस्टर बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर ही एक अंकल थे, तो वो पूरे मतलब लोकल का स्कूल ही था जब मैं पढ़ा था उसमें। तो वहाँ पर जब बारिश हुई तो हम उनसे अपील करते थे कि आज आप छुट्टी करा दो, आज की। तो वो काफ़ी ज़्यादा केसेस में छुट्टी हुई भी है वहाँ पर। हम जैसे अपील कर देते थे कि आज रहने दो, बच्चे भी नहीं आए तो छुट्टी कर दो। तो सेम यहीं पर है, कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट पे संसद को शुरू करने के प्रावधान है। तो 500 कम से भी कम 10%, ध्यान रखना 55 मेंबर, 15 मेंबर मिनिमम है मेरे भाई। यहां पे नोट करके लिख देते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट हाउसेज में दोनों हाउस आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बातों में। यहां पर आपके 25 चाहिए, ठीक है। 55 मेंबर तो होने चाहिए लोकसभा में, 25 मेंबर राज्यसभा में। किसी भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए 55 मेंबर तो आपके लोकसभा में चाहिए और 25 मेंबर आपके राज्यसभा में चाहिए। यानी 545 का 10% अगर निकालेंगे, 54.5 आदमी तो हो नहीं सकता, तो 55 ले लेते हैं यहाँ पर। तो और इसका 10%, 10% की बात ध्यान रखना, 10% मेंबर अवेलेबल होना चाहिए टू स्टार्ट दी मीटिंग और टू स्टार्ट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उनको स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर इसका 10% निकालेंगे तो एक यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, तो 54.5 तो हो नहीं सकता, इसलिए 55 मेंबर ले लेते हैं। यहाँ पर 24.5 हो जाएगा, तो यहाँ 25 मैक्सिमम इतने मेंबर चाहिए। 55 तो चाहिए आपके लोकसभा के लिए और 25 चाहिए राज्यसभा के लिए। उसके बाद आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी मतलब कि लॉ वगैरह है तो निर्वाचन वगैरह चलते हैं उसमें, तो मीटिंग्स वगैरह चलती हैं। अगर उसमें इतने पर लागू होगी कुछ चीज़ तो उसमें थोड़ा बहस वगैरह हो जाती है। उसके बाद ज्वाइंट सेशन बुलाने की जो प्रावधान है उसमें आपको आगे ज्वाइंट सेशन के बारे में ही बताऊंगा। तब तक के लिए आप देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में यहां तक बता सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द पार्लियामेंट, क्वेरम मैंने आपको बता ही दिया है, 100 का आर्टिकल में क्वेरम के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। इसे एक बार देख लो, अच्छे से इसे नोट कर लो। बेसिकली ये वाली चीज को अच्छे से नोट कर लेना। ये तो ऐसी है, एनडीए छोड़िए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन 3-4 मैं आपको बता ही चुका हूं। सरकार के लिए कहां पर मेजोरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल के लिए कहां पे होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष के क्या वो हैं, सभापति कहां पर बैठते हैं, उपाध्यक्ष कहां पे बैठते हैं, उपसभापति कहां पर बैठते हैं, उपसभापति किनको देते हैं रेजिग्नेशन लेटर, और सभापति किनको देते हैं, और लोकसभा में अध्यक्ष कहां किनको देते हैं और उपाध्यक्ष किनको देते हैं, और अगर मंत्री विजिट कर रहा है विदेश में तो किसकी परमिशन चाहिए, और अगर सांसद विजिट कर रहे हैं तो कितनी चाहिए। इन सब के बाद जो आता है बेसिकली मेन काम जो रहता है, आपने देखा होगा आईएएस वगैरह, आईएएस लोग रहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आईएएस जो होते हैं, मतलब कि मान लीजिए एक सचिव होता है, मतलब कि स्टेट में सचिव का पद दिया जाता है, सेंट्रल में सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। डीएम जो होता है मतलब कि बहुत छोटा पद रहता है, मतलब हमारे लिए तो बड़ा है, लेकिन अगर हम उस लेवल पे जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे बहुत ही स्मॉल वो है। जब अपना डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 मतलब कि मान लीजिए 20 से 25 साल पूरे कर लेता है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर का हेड बना देते हैं, मतलब कि चारे से रिलेटेड बनाते हैं, बिजली विभाग से रिलेटेड हेड बना देते हैं, मतलब जो भी ये 20 से 25 साल की जॉब पूरी कर लेता है आराम से अच्छे से, उनको चीफ ऑफ सेक्रेटरी का पद दिया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन चीफ ऑफ सेक्रेटरी ही हमारे देश को चलाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मोदी जी की, मोदी जी कहीं भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो बड़े लेवल पे जो एक मतलब कि ऐसे कह सकते हैं हम, जो ब्रांड होते हैं ना, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश, ब्रांड ऐसे हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, हमारे मोदी जी, तो वो उनका कुछ भी अगर एक कथन भी मतलब उन्होंने कुछ भी बोल दिया ना, मायने रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं है गली में आपने क्लास में खड़े होकर बोल दिया आज से मैं इस क्लास का राजा हूं, तो आपके कोई भी मतलब कि आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हो, आपके कोई भी सुनेगा नहीं इस बात के बारे में, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, मोदी जी अगर बाहर कोई भी मतलब कुछ भी निर्णय ले लेते हैं तो उसमें जो उनके पीछे कम से भी कम एकदम सीनियर लोग जो रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बिठाया जाता है, सेक्रेटरी उनके साथ रहते हैं। आपने देखा भी, ये मुख्य सलाहकार बोलते हैं इनको, एडवाइजर। ये बताते हैं कहाँ कितना बोलना है, किस बारे में कितनी चर्चा करनी है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे होते हैं। डीएम के बाद इनकी 19 से 25 साल लगभग ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद इन्हें यहाँ बिठाता है। तो हर एक जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चेहरे होते हैं, जो स्पीच देते हैं, उनके पीछे काफी ज्यादा दिमाग होता है चीफ सेक्रेटरी का।
हर कोई अपने चीफ सेक्रेटरी लेकर घूमता है। अगर किसी को भाषण देना है, लालू प्रसाद यादव जी हो गए बिहार में, उनको अगर कोई भाषण देना है, या अपने योगी आदित्यनाथ जी हो गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो अभी तो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो वो सेक्रेटरी से पूछते हैं अगर कोई भी बातचीत होने में। तो सेक्रेटरी काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बेसिकली आपको पता ही है, मतलब हमारे इंडिया में का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, यहाँ नेता कितने पढ़े लिखे हैं ये तो आपको पता ही है। तो जो भी ये लोग मुख्यमंत्री और ये मतलब जितने ही वो होते हैं मिनिस्टर्स, ये जो भी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, इनमें अधिकतर 90% जो वो रहता है, मतलब कि एडवाइस रहती है, वो चीफ सेक्रेटरी की रहती है। बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि ये इस वाले में है नहीं, मैं इसको मैं आगे बताने वाला था, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसको मैं आगे भी रिपीट कर दूंगा, जितना रिपीट होगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है, आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो आप एक बार इसे देख लो अच्छे से। तो ये आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली उस आर्टिकल 101 में भी यही है कि इनएलिजिबिलिटीज क्या क्या है हटाने के लिए, सब मिनिमम हुआ मैंने आपको बताई दिए हैं। जैसे कि 60 दिन तक नहीं आता है, बाहर चले जाते हैं बिना किसी उसके, बिना बताए, इधर से उधर, मतलब कि कुछ भी, ये सब हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद जो बेसिकली जो बात आती है, चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये जो इनकी जो नियुक्ति होती है, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, 19 से 25 साल का कार्यकाल, उनको नियुक्त किया जाता है। मतलब सलाहकार के उस पे, कि मिनिस्टर्स लोगों को सलाह देंगे, एडवाइस टू मिनिस्टर व्हाट टू डू, क्या काम करना है, किसमें मतलब कितना सब कुछ, ये कार्य के बारे में, स्पीच के बारे में, क्या क्या निर्णय लेने हैं। तो जो आप देखते हो, जो आप भाषण देखते हो मोदी जी का, जो भी डील्स वगैरह वो साइन करते हैं, या हमारे राष्ट्रपति जी, तो उनके पीछे कम से भी कम, मिनिमम मैं बता रहा हूं, मतलब ऐसा मेरा अंदाजा है कि 19 से 20-25 हर एक मिनिस्टर अपना लेकर घूमता है चीफ एडवाइजर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसे कह सकते हो, एक अनुभवी आदमी का होना बहुत जरूरी है सरकार के अंदर। अनुभव से ही सारे काम होते हैं, अनुभव आता है काफी लंबे टेन्योर के चलते। तो एक हमारे पुराने, मतलब कि चाणक्य जी हैं, उन्होंने भी कहा था, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो बहुत जल्दी कामयाबी हो जाते हैं। मतलब कि आप बेसिकली एक बात समझिए, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि आप पॉलिटी में इतना कर लीजिए तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, या आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें सेक्शन होते हैं, ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश के बाद ये जीएस का पोर्शन है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, कम से भी कम काफ़ी साल तक मैं पढ़ा हूँ, खुद भी पेपर्स दिए हैं, तो मैं एक्सपीरियंस है मुझे, ठोकरे खा के एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन अगर आप मेरे कहने के अनुसार, जो मैंने अपने अनुभव किया है उसके अनुसार अगर आप करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को अनुभवी बनाने के चक्कर में लगेंगे, हालांकि बन तो जाएंगे, फेलियर कुछ नहीं है, फेलियर लोगों को अनुभवी बना देता है। तो हर किसी में गट्स नहीं होता फेल को अफोर्ड करने का, तो फेल को अफोर्ड करना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप फेल को अफोर्ड कीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई कहता है फेल हो गए, तो अनुभवी लोग जो होते हैं उनसे कोई मिलेगा, उनसे पूछे आप कितनी बार जीवन में फेल हुए हैं, क्योंकि अनुभवी लोग बताते हैं कि कहाँ गलती ना करें। अगर मैं आपको कहूंगा कि कर लीजिए तो आप कर लोगे, काफी हद तक, मतलब कि ये है, उम्मीद है कि निकल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद करने बैठोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अनुभवी लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, मतलब सही डायरेक्शन प्रोवाइड करे। वही डायरेक्शन जो है चीफ सेक्रेटरी है, मिनिस्टर्स वगैरह को प्रोवाइड करवाते हैं, इनको सलाह देते हैं कहाँ पे क्या मीटिंग साइन करनी है, कुछ भी, मतलब जो भी डील्स वगैरह जो कुछ भी रहता है, ये लोग काफी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो अध्यक्ष वगैरह की निर्वाचन के उस पर आते हैं, अध्यक्ष वगैरह निर्वाचन मतलब ये सब कर देते हैं इनका। इसके बाद जो आता है, संसद में जो सांसदों को वो दिलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो ओथ दिलाते हैं, वो नियुक्ति जो करते हैं प्रेसिडेंट साहब करते हैं आपके। ठीक है, ये बात भी आप बहुत अच्छे ध्यान रखना। सिर्फ लोकसभा में ही, लोकसभा में मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटेम मिनिस्टर जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी प्रेसिडेंट और किसी की नियुक्ति नहीं करते। बाकी वाइस प्रेसिडेंट और ये अध्यक्ष वगैरह नियुक्ति करते हैं। सबकी राज्यसभा में बैठते हैं सभापति, और लोकसभा में आपके बैठते हैं अध्यक्ष वगैरह। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जो इनेजिबिलिटी आ जाता है कि कंटिन्यू 60 दिन तक अगर आप नहीं आए, ये सब है।
ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे ज्वाइंट सेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं काफी मजा आ रहा होगा आपको ये सब पढ़ने में, बहुत मतलब ध्यान से समझा रहा हूं। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें दोनों हाउसों को बुलाया जाता है। ध्यान से पढ़ना, जिंदगी में आगे भी काम आएगा। लोकसभा, राज्यसभा। अब मैं आपको बताऊं पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। 545 मेंबर आपके इसमें है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर बार बार मतलब सर आप बार बार ऐसे क्यों लिखते हो? भाई मैं ऐसे लिखता हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, बाद में आपको मेरी क्लास के देखने के बाद रिवीजन ना करना पड़े या कम रिवीजन करना पड़े। क्योंकि जितनी ज्यादा चीज यहां तो आप टाइम दे ही रहे हो, अगर यहां टाइम देने के बाद भी आपको चीजें ग्रैप नहीं कर पाई, याद नहीं कर पाए, आपको अपनी मेमोरी में अगर उसको स्टोर नहीं कर पाए, तो इस क्लास का और हमारा पढ़ाने का कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखना। 545 में होता है तो बेसिकली पावर से बात ज्यादा होती है। अगर ये कोई कानून बनाते हैं और ये ड्रामा करते हैं, कुछ भी मतलब दिक्कत करते हैं, तो इसको ठाके डिसॉल्व कर देंगे। खाली अध्यक्ष ठाके डिसॉल्व कर देगा कि भाई ये ज्यादा चूचड़ आप कर रहे हैं, इनको जरा शांत करवाइए, डिसॉल्व कर दो इन्हें। तो बेसिकली अगर कोई कानून बनाया जाता है, इफ सम लॉ इज बीन मेड, इन पार्लियामेंट, ठीक है भाई, अगर संसद में कोई कानून बनाया जाता है या कोई मतलब एक्ट वगैरह पास होते हैं, उस पर जो सहमति है लोकसभा दे देता कि भाई यही पावरफुल है, और राज्यसभा अगर कोई दिक्कत करता है, एडवाइस मानने से मना करता है, अगर कुछ भी करता है, ज्यादा दिन तक ये रोक नहीं पाएंगे, 14 दिन तक देख लेते हैं हाँ भाई क्या भेजा है उन्होंने, बेचारे मजबूर है, अध्यक्ष के पास ज्यादा पावर है, ठाके डिसॉल्व कर देंगे। तो इनको ज्वाइंट सेशन को कंडक्ट कराने की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, किसके पास पावर है? ध्यान रखना, आप बताओ किसके पास पावर है, दोनों को कौन बुला सकता है? मैं बताता हूं आपको, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भाई एक बच्चे का कमेंट आया सर हिंदी मीडियम, भाई एक एक चीज लिख रहा हूं, राष्ट्रपति को पूरा हिंदी में भी समझा रहा हूं, इंग्लिश वालों के लिए समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं भाई। अब 545 को तो हिंदी में लिख नहीं सकता, तो भाई थोड़ा सा आप भी देखे करिए कि टीचर मतलब कितने आराम से मैं लिख रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान रखना 545 के पास तो ज्यादा अगर कोई ड्रामा करते हैं लोग राज्यसभा वाले, तो ठाकर इनको डिसॉल्व कर देंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ज्वाइंट सेशन को कंडक्ट कराने की जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के पास है। आपके प्रेसिडेंट साहब भी, ही इज द ओनली पर्सन इन द इंडिया हु हैज द पावर टू कंडक्ट अ ज्वाइंट सेशन इन विच लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी टेक पार्टिसिपेट, मतलब इनको बुलाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें 3 कंडीशन है ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं रफ नहीं करूंगा क्योंकि अच्छे से फ्लो चार्ट बना ही हुआ है। यहां पर लिख देते हैं 545 और यहां पर भी 245, 245। वो 3 कंडीशन क्या है जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी को बुलाना पड़ता है ज्वाइंट सेशन, या ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए 3 जो अनिवार्य कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो क्या है वो जानेंगे हम। 3 कंडीशंस फॉर कंडक्टिंग जेएस। भाई ध्यान रखना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ज्वाइंट सेशन, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे पूरा अच्छे से लिखूंगा तो मतलब मुझे वीडियो का लेंथ तो बड़ी करनी है, टाइमलाइन तो मुझे तो मतलब आपको समझाना है अच्छे से। मेरा मतलब यहाँ पर मकसद है कि अगर मैं यहाँ पर आपके लिए 10 मिनट भी खड़ा हूँ ना, तो 10 मिनट से कम से भी 9.99 जो 9 मिनट 99 सेकेंड्स पूरी आपकी रहनी चाहिए, मतलब कि पूरा आपको समझ में आना चाहिए। मेरा तो बस यहाँ पर एक ही मकसद है। अब इसमें ध्यान रखना, फर्स्ट जो है भाई, थोड़ा लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इफ बिल इज रिजेक्टेड बाय हाउस, बताया था मैंने, अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा मना कर रही है, तो दोनों को बुला ले जाएगा उनकी सहमति के लिए कि भाई आप दोनों राजी हो जाइए, जिससे कि बिल को पास किया जाए आसानी से, क्योंकि आपको डिसॉल्व करने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट तो यही है कि इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस, और दूसरा क्या कहता है, इफ द हाउस डिसएग्री द एडवाइस। अगर आपका हाउस डिसएग्री कर जाता है, एडवाइस नहीं मानता, मतलब कि वो, ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने कोई बिल पास किया लोकसभा में, लोकसभा वालों ने, मतलब 545 मेंबर्स हैं इनके पास में, इन्होंने कोई मतलब कि कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक्ट वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और इन्होंने एडवाइस नहीं मानी, तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रेसिडेंट हैज राइट टू कंडक्ट अ जॉइंट सेशन, दोनों को बुलाया जाएगा इसमें, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। तो दूसरा तो आपकी ये मतलब कि एडवाइस है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसमें 6 महीने का, अब 6 मंथ्स क्या है ये भी आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, ध्यान रखना। पहला तो यह है कि रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा कहते हैं डिसएग्री कर देते हैं, और 6 महीने तक, नो मोर देन 6 महीने तक लैप्स नहीं कर सकते, मतलब कि आप 6 महीने से ज्यादा अधिकतर रोक नहीं सकते, 6 मंथ्स लैप्स, ठीक है। चीजें बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, जितना मेरे से हो सकता है उतना चीजों को ब्रीफ में, डिटेल में, उतना ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं एक एक चीज आपको समझा पा रहा हूं। अगर कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप एकदम इंस्टेंट वहीं पे रोक के आप कमेंट सेक्शन में दाखिल करें अपने जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, वहां पर हम इंस्टेंट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और मैं आपको एक नोट बनाकर और एक लिखवा देता हूं, ज्वाइंट सेशन में जो है, इसमें जो है ऑर्डिनरी बिल एंड अब आप सोच रहे होंगे मतलब ये ज्वाइंट सेशन में जो आपका है, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन टू ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, बट नॉट द मनी बिल। ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनी बिल टू मेक द अमेंडमेंट्स, इसके लिए कोई भी यहां पर जगह नहीं दी गई है, ठीक है। बेसिकली ज्वाइंट सेशन के बारे में जितना भी है यही है, मतलब जो मेरे अनुसार एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब यही है, और धीरे धीरे मैंने आपको आराम से बहुत ही इफेक्टिव मैनर में चीजें समझाने की कोशिश करी है। होप मैं आपको समझा पाऊंगा। तो आप ये देख लेना, ज्वाइंट सेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। और दूसरी चीज ये है, 101 से लेकर 104 जो आपका बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में, जो 101 से लेकर 104 है, वहां पर सिर्फ यही है कैसे संसद में सीट्स खाली करी जाती हैं, मतलब कि 60 दिन तक नहीं आए हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक और मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा ध्यान से। कर लिया होगा भाई नोट आपने, रफ कर देते हैं इसको। ध्यान से समझना ये वाली बात थोड़ा सा आप जरा, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया। ज्वाइंट सेशन दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है। जो मैं नेक्स्ट बात आपको समझाने वाला हूँ, बेसिकली उसमें कुछ है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आपको वो बात समझानी चाहिए। सांसद जो मतलब कि ये पद को खाली कराने वाली बात है, मतलब कि 101 से लेकर 104 तक के बीच में पद को खाली कराने वाली बात है। 101 से लेकर 104, आर्टिकल 101 104, सीट को कैसे खाली कराया जाए। पहली बात तो यही है, 6 महीने 6 मंथ तक अगर आप नहीं आए तो आपको फायर कर दिया जाएगा, यानी रिजाइन या रेस्टिकेटेड ही बोल सकते हैं। अगर आप नहीं आए तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रीजन देना पड़ेगा। 14 डेज बिफोर टर्मिनेशन आपको एक लेटर भेजा जाएगा, रिमाइंड करा जाएगा, बेसिकली रिमाइंड कराएंगे वो कि आप नहीं आ रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको मतलब कि फायर कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और तीसरा, इफ सम मतलब कि अगर कोई मेंबर, इफ द मेंबर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ही हैज टू लीव 1 सीट, या तो आप राज्यसभा में छोड़िए या लोकसभा में छोड़िए। लिख देता हूं, इफ द मेंबर इज पार्ट ऑफ LS लोकसभा एंड राज्यसभा,
ही हैज टू बी लीव वन ऑफ द हाउस। वन ऑफ द का मतलब है उनमें से कोई एक हाउस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। मैंने आपको एक बात अभी जो 2-3 मिनट पहले जो मैं आपको बता रहा था वो क्वेरम में बताया था मैंने आपको कि क्या क्या रहता है, वो सब वहां पर ही मैंने आपको बताया था कि भाई एक सीट छोड़नी पड़ेगी। और मैंने आपको कहा भैया वैसे इसका जो स्पेशल है वो आगे आएगा, वहां मैंने बता ही दिया था आपको, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा यहाँ पे आपका। ये थोड़ा सा ये है, अगर नहीं छोड़ता, रिजाइन नहीं करता, इफ ही इज नॉट रिजाइन हिज सीट, सीट की बात हो रही है यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो ही गेट द पोस्ट इन द हाउस अकॉर्डिंग टू रिसेंट इलेक्शन। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। मान लीजिए आप वाइस प्रिंसिपल है अपने स्कूल के, तो आपने प्रिंसिपल के लिए आपको कहा गया कि आप एक फिजिक्स टीचर भी हैं और वाइस प्रिंसिपल भी हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, फिजिक्स टीचर हो वाइस प्रिंसिपल हो, दोनों पद आपके पास हैं। फिजिक्स टीचर मैं मान लेता हूँ, वाइस प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोकसभा में हो क्योंकि वहां ज्यादा पावर रहती है, और फिजिक्स टीचर आप राज्यसभा में हो। तो आप कोई भी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, या ना तो आप फिजिक्स का पद छोड़ रहे हो, ना आप वाइस प्रिंसिपल का पद छोड़ रहे हो। तो जो अगला जो स्कूल में मतलब कि जो आप ऐसे कह सकते हो, जो अगली वो होगी ना रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आप प्रिंसिपल के पद के लिए करते हो, मतलब कि अपना फॉर्म डालते हो, रिज्यूम वगैरह लगाते हो। तो अब इस दो कारण है, पहला तो स्पष्ट है कि आप ना तो फिजिक्स के से संतुष्ट हो, ना उससे हो वाइस प्रिंसिपल के से, तो आपको आगे जाना है। तो उसके आधार पे अगर आपका नियुक्ति हो गया, आप जीत गए इलेक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना इलेक्शन में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ, आप प्रिंसिपल इलेक्शन जीत गए अगर स्कूल में, तो वो दोनों जो फिजिक्स के हैं और जो आपका वाइस प्रिंसिपल है वो पद हटा दिए जाएंगे, नया पद पे आपको नियुक्त किया जाएगा जो कि प्रिंसिपल का होगा। तो बहुत ही सरल एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से जोड़ के मैं पॉलिटी को बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें मुश्किल ना लगे। तो चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इतने मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है भाई, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। और दो और बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा इससे हटके है। बेसिकली क्या है, जो हमारे पार्लियामेंट है, लोकसभा में 545 है और इसमें 245 है सीट्स, मेंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे। अगर कोई मतलब कि हनन कर रहा है आपके, उसका मतलब कि आपके राइट्स को दबा रहा है, कुछ भी हो, तो अध्यक्ष उसके रूप में बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि अब पार्टी है, मतलब कि गठबंधन की सरकार वगैरह भी होती है, लेकिन इनको राइट नहीं है कि आप उसमें विपक्ष में वोटिंग करें। थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सिनेरियो रहता है वहां पे। तो अगर आप इसी पार्टी के उसमें जा रहे हैं तो दल बदल बोला जाता है, मतलब अंदर जो पार्लियामेंट के बोला जाता है दल बदल, तो वो जो मतलब एक वो लग जाता है, एक्ट्स वगैरह बोल देते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि राजद्रोही, ये सब मतलब कि जो शब्द बोले जाते हैं वो अध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। और यहां तक मैं मतलब इतना ही था आज की वीडियो में। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश करी है क्वेरम वगैरह सब बता ही दिए हैं इसमें मैंने आपको। तो धीरे धीरे हम अपना पॉलिटी की समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखोगे इस जर्नी में काफी ज्यादा मैंने आपको ब्रीफ डिटेल में समझाया। और एक बड़ी अनाउंसमेंट जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, हालांकि अभी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, उसके लिए आप तैयार रहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए यहाँ पर सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह ही पढ़ाई जा रही है और तो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश, इंग्लिश जो 200 मार्क्स की आती है, ध्यान रखना। किसी भी पेपर को देने से पहले उसको पेपर को पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अब आप सोचने लोग 200 में 200 नंबर लाने हैं इंग्लिश में, तो वो नहीं हो सकता। ये भाई हो भी सकता है, कुछ नहीं पता, लेकिन यूपीएससी में ऐसा रेयर अभी तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आप ये बात। तो इसमें मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी जो आती है मेरे भाई 80 नंबर की आती है। ठीक है,
ईडियम फ्रेज भाई 40 नंबर क्या आता है, दोनों को जोड़ लो 120 नंबर हो गए। ठीक है, 120 नंबर हो गए दोनों को जोड़ोगे अगर। ठीक है, और कट ऑफ कितने पे लग रही है एनडीए की? 340 से लेकर ये मान लो 355, ये मैं बता ही रहा हूं, वैसे लगती नहीं है, 345 50 पे लग जाती है आराम से। मान के चलो 200 नंबर की इंग्लिश है, 200 में सर 120 नंबर यहां पर आ गए। ठीक है, ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं, मैथ्स की तो बात ही नहीं कर रहे, पेपर 2 की बात कर रहे हैं। 120 आपके यहां पे आ गए, आराम से ले आओगे। ठीक है भाई, अब 200 नंबर की ही जीएस पोर्शन है, ज्यादा की तो बात नहीं कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं 120 से 140 जीएस पोर्शन में आपने स्कोर कर लिया, तो इनके 20 का नंबर उठा लेते हैं 130, और यहां पर 120, भाई मेरे 250 नंबर तो ये हो गए, जिसमें कि अभी 200 नंबर की पूरी साइंस बची हुई है। ठीक है, मैं आपको पेपर को क्रैक करने का तरीका बता रहा हूं, वो भी आप पढ़ के जाओगे। 200 नंबर की मैं मानता हूं, अगर आपने इंग्लिश में जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, मतलब कि वोकैबुलरी और इडियम फ्रेज जो लिखवाने वाला हूं, दोनों चीजें 120 इसमें आ गई। ठीक है, आराम से वोकैबुलरी जो मैं लिखवा दूंगा या तो वही आएगी, वरना ऐसी आएगी तो किसी की पढ़ाई हुई नहीं आएगी। पहली बात तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो ये है कि ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि पूरे 20 में से 20 वोकैब वर्ड्स जो आएंगे एंटोनिम सिनोनिम मेरे ही आएंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको वही मिलेगी, इतने वर्ड लिखवा दूंगा आपको, और वर्बली भी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप देखो 200 नंबर में से 120 तो आपने यहां स्कोर कर लिया, जीएस के 200 में से आपने 130 यहां, अब भाई दोनों को मिलाकर देखना 250 नंबर हो गए, नहीं हो गए? 250 नंबर हो गए, जिसमें कि 200 नंबर की साइंस अभी पेंडिंग में है, 300 नंबर का मैथ्स, 500 नंबर पेंडिंग में है। ठीक है भाई, साइंस में मरे से मरे मैं मान के चल रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ये मान लो चिंदी ज्यादा, अगर बिल्कुल सब बच्चों ने हमारे ज्ञान पे ज्यादा फोकस यही रखा है इंग्लिश पे और इस पे जीएस पोर्शन पे, तो मैं आपको बता रहा हूं साइंस पोर्शन में 200 नंबर में से, वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, 100 के करीब भी आबार आ गए आप। ठीक है भाई, 80 से 100 के बीच में आ गए, तो मान लो 80 में मान लेते हैं, 250 और 80 लगा लो आप, 250 और 80। ठीक है भाई, 8 5 13, 330, 330 तो आपके ही आ गए। कट ऑफ कितने पे लग रही है? और अभी क्या बच रहा है? पूरा मैथ्स पोर्शन बच रहा है। मान के चलो 100 नंबर भी का मैथ्स में आ गए, भाई 430 हो गए, नहीं हो गए? एसएसबी के नंबर तो आपको पता ही नहीं चलने के कितने नंबर, मतलब वहां पे आपका जो नंबर मिलते हैं वो दूसरों के हाथ में, जो बोर्ड बैठता है वहां पे, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो बैठता है वहां पे, उनके हाथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो नंबर आपके हाथ में है। ध्यान रखना, जीईटी पोर्शन में स्कोर करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू मैथ पोर्शन। मैं नहीं कह रहा हूँ मैथ्स में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का भाई यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी आता है, इस बात का भी आप गौर फरमाना। 0.83 के यहाँ पे 1.33 की नेगेटिव मार्किंग है जीईटी पार्ट में, लेकिन यहाँ 4 नंबर का भी तो है भाई, इस बात का भी ध्यान रखो आप। तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश की क्लासेस सून अवेलेबल ऑन दिस चैनल, जल्दी शुरू होंगी। तो देखिए आप ना चीज़ों को मतलब कि सिस्टमेटिक वे में लेके चलिए आराम से, एकदम कोई मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर, मेरे भाई मैं आपको ये बताता हूँ, जिस चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उसमें हम हाथ पैर मारेंगे नहीं। पर चला हम यहाँ पर ले आए किसी ऊपर, मैंने कहा भाई 10 क्वेश्चन है लिखवा देना, करंट अफेयर आ जाएगी, ऐसा कोई कमिटमेंट करेंगे नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस करेंगे नहीं जिसको पूरा ना कर सके। लेकिन जो प्रॉमिस किए हैं, जो कमिटमेंट करी है, उसको पूरा करना हमारा काम है। इंग्लिश में वोकैबुलरी लिखवाना हमारा काम है। वोकैबुलरी लिखने में एक तो पहली बात तो है, इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश में मदद करेगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, स्कोर दिलाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ईडियम फ्रेज को मुहावरे बोला जाता है, बहुत ही चिंदी मुहावरे आते हैं एकदम, मतलब बहुत आसान से रहते हैं। वोकैबुलरी भी आपको सबसे इंग्लिश में जो ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, वोकैबुलरी लगती है, और ये मेरा दावा है वोकैबुलरी को आसान बना दूंगा, बिल्कुल आसान। तो आज के सेशन में इतना ही। हालांकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड जो मतलब कि जो अब हमारी क्लास चलने वाली इंग्लिश की भी, उसमें भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा इंग्लिश के लिए, ताकि उसमें मैं अच्छे से डिटेल में बता सकूं। वैसे डिटेल में यहाँ भी बता दिया, लेकिन उसमें थोड़ा स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो के बीच में बताया है, तो उसमें थोड़ा अलग से थंबनेल लगा के बताएंगे बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में रहे। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो यार सब लोग मेहनत करो, मेहनत के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है चीज़ों का, शॉर्टकट मत अपनाओ, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। सेम बात है जो और भी एजुकेटर बोलते हैं आपको, वो भी हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, सब मतलब एक भ्रम में जी रहे हो,
असली ज़िंदगी तो यही है, हेवन यही है भाई, स्वर्ग यही है, एनडीए स्वर्ग है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।